अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 10 अप्रैल 2023। विषय है मोबाइल फ़ोन के 50 वर्ष और चुनौतियाँ। मोबाइल फ़ोन के 50 वर्ष और चुनौतियाँ। यह आलेख लिखे हैं आशुतोष चतुर्वेदी, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। माफ़ करें, एक शेर को मैं थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हूँ। ये मोबाइल और ये परेशानियाँ। हाय मोबाइल, तूने मार डाला। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले हर शख्स की यह कहानी है। मोबाइल फ़ोन के आखिरकार 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह विज्ञान का एक बड़ा चमत्कार है, जिसने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति ला दी है। यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा और तमाम गतिविधियों का केंद्र बन गया है। अब स्थिति यह है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मोबाइल फ़ोन 1973 में आया, जब मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कपूर ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया। 3 अप्रैल 1973 को दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन मोटोरोला से पहला कॉल किया गया। तब यह एक स्वप्न जैसा ही लगता था कि कोई कल्पना भी कर रहा था कि बिना किसी तार से जुड़े हुए किसी फ़ोन से बात भी की जा सकेगी। मुझे याद है कि मैंने और आप में से अनेक लोगों ने भी मोटोरोला के बड़े से हैंडसेट से बात की होगी। उस समय एक कॉल बड़ी महंगी होती थी और एक इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे। होता यह था कि मोबाइल की कॉल रिसीव नहीं की जाती थी। नंबर पता कर पास के किसी लैंडलाइन से बात की जाती थी। यह पुरानी बात नहीं है, जब मोबाइल का उपयोग सिर्फ बातचीत के लिए किया जाता था, लेकिन अब यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन यह भी सच है कि इसने कई तरह की गंभीर चुनौतियां भी पेश की हैं। इसकी लत का गंभीर दुष्प्रभाव देखा गया है। मोबाइल के ज़्यादातर लती चिड़चिड़ेपन और बेचैनी के शिकार हो जाते हैं। स्थिति यह है कि बच्चे भी मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि देखने में आ रहा है कि यदि किसी बालक के हाथ से मोबाइल छीन लें तो वह आक्रामक हो जाता है। कुछ मामलों में तो वे आत्महत्या जैसे अतिरेक कदम भी उठा ले रहे हैं। मैंने गूगल पर सर्च किया कि मोबाइल को लेकर हाल में क्या दुर्घटना हुई है। मेरे सामने अनेक दिल दहला देने वाली घटनाएं आईं। राजस्थान के अजमेर में 11वीं में पढ़ रही एक बेटी से पिता ने मोबाइल वापस लिया तो उसने आत्महत्या कर ली। मोबाइल वापस लेने के बाद वह अवसाद में चली गई और उसने यह अतिरेक कदम उठा लिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक 15 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि उसके माता पिता ने उसे मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने की अनुमति नहीं दी थी। मध्य प्रदेश के भिंड में तो एक 15 वर्षीय लड़की के मोबाइल निगल गया। खबरों के अनुसार मोबाइल को लेकर भाई बहन में खींचातान हो रही थी और मोबाइल को अपने कब्जे में कर रखने के लिए लड़की ने उसे झटक लिया। कुछ अरसा पहले लखनऊ में मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने से मना करने पर एक बेटे ने अपनी मां की गोली मार कर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि मोबाइल का नशा कितना गहरा है कि लोग इसके लिए कुछ भी कदम उठाने से नहीं हिचक रहे हैं। अगर आप गौर करें तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। मोबाइल चुपके से हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है और हमें पता तक नहीं चला है। शायद आपने अनुभव किया हो कि यदि आप कहीं मोबाइल भूल जाएं
या फिर उसमें कोई तकनीकी खराब आ जाए तो आप कितनी बेचैनी महसूस करते हैं। दरअसल मोबाइल फ़ोन की हम सभी को लत लग गई है। हम सब मौका मिलते ही मोबाइल के नए मॉडल की बातें करने लगते हैं। मैंने पाया कि कुछ लोगों को रील और वीडियो की लत ऐसी हो गई है कि वे थोड़े थोड़े देर में उसे न देखें तो परेशान हो उठते हैं। यह सही नहीं है। यह सही है कि टेक्नोलॉजी की ताकत इतनी है कि उसके प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं रह सकता है, लेकिन इसने युवा पीढ़ी के सोने पढ़ने के समय, हाव भाव और खान पान सबको बदल दिया है। वे घर के किसी अंधेरे कमरे में हर वक्त मोबाइल में उलझे रहते हैं। अब खेल के मैदानों में आपको गिने चुने बच्चे ही नज़र आएंगे। एक बात और मैंने नोटिस किया कि माता पिता भी बच्चे से कुछ कहने से डरते हैं कि वह कहीं कुछ ना कर ले। नोकिया वार्षिक मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट 2022 से पता चला है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक डेटा उपयोग करने वाले देशों में से एक है। भारत में लोग अन्य देशों की तुलना में स्मार्टफोन पर औसतन ज़्यादा समय बिताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्मार्टफोन पर वीडियो देखने का चलन खासा बढ़ा है और यह 2025 तक आते आते बढ़कर 4 गुना तक हो जाएगा। डेलाइट के 2022 ग्लोबल TMT अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 2026 तक 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ता होंगे। यह बहुत बड़ी संख्या है। कोरोना से पहले मुझे BBC के लंदन में आयोजित मीडिया लीडरशिप समिट में हिस्सा लेने का मौका मिला था। बदलते तकनीकी परिदृश्य पर चर्चा के दौरान एक दिलचस्प तथ्य यह सामने आया कि यूरोप में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले औसतन दिन में 2617 बार अपने फ़ोन स्क्रीन को छूते हैं। निश्चित रूप से यह औसत में और वृद्धि हुई होगी। मुझे लगता है कि भारत भी इस मामले में बहुत पीछे नहीं होगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे जीवन में मोबाइल का हस्तक्षेप कितना बढ़ गया है। हमें तत्काल मोबाइल के इस्तेमाल और उससे उत्पन्न समस्याओं के विषय में गंभीरता से विचार करना होगा। और अंत में गोविंद माथुर की कविता, माचिस की 2 खाली डिब्बियों के बीच एक लंबा धागा बांधकर 2 छोरों पर खड़े हो जाते थे 2 बच्चे। पहले छोर से माचिस की डिब्बी को कान से सटाकर बच्चा कहता हेलो। दूसरे छोर से दूसरा बच्चा उसी अंदाज में बोलता हाँ कौन बोल रहा है। फिर बहुत देर तक चलता रहता संवाद। दोनों बच्चे महसूस करते वास्तव में उनकी आवाज़ एक दूसरे तक बीच के धागे के माध्यम से पहुंच रही है। संवाद करते करते दोनों बच्चे बड़े हो गए। दोनों बच्चों की जेब में माचिस की खाली डिबिया की जगह रखे हैं मोबाइल। अब भी दोनों छोर से देर तक चलता रहता है संवाद, किंतु अब दोनों छोर के बीच का धागा टूट गया है। अगला आलेख है मुद्रा योजना की सफलता। मुद्रा योजना की सफलता देश के छोटे उद्यमों के लिए आसानी से वित्त हासिल कर पाना लंबे समय तक मुश्किल रहा था। इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना शुरू की थी। बीते 8 वर्षों में इस योजना के तहत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 23.2 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि मुहैया कराई गई है। इससे लगभग 41 करोड़ उद्यमियों को फ़ायदा मिला है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। इस कर्ज के बदले में ऐसे उद्यमियों को किसी तरह की परिसंपत्ति को गिरवी भी नहीं रखना पड़ता है। बिना किसी गारंटी या गिरवी के कर्ज मिलने से इन उद्यमियों के लिए अपनी कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलती है तथा उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमों का बहुत बड़ा योगदान है। इनके विकास को सुनिश्चित किए बिना आर्थिक वृद्धि की गति को बढ़ा पाना संभव नहीं है। साथ ही कोई भी वित्तीय योजना तभी सफल हो सकती है जब उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की व्यापक भागीदारी हो। चाहे जनधन योजना हो, विभिन्न कल्याण कार्यक्रम हो, कौशल विकास की पहलें हो, डिजिटल तकनीक को सुलभ बनाने का प्रयास हो या फिर मुद्रा या स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं हों। सरकार ने समावेशी विकास और भागीदारी को हमेशा प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों में लगभग 68% महिला उद्यमी हैं तथा 51% खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना तो इन्हीं वर्गों के ऐसे उद्यमियों के लिए है जो अपना नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं। इस प्रकार ऐसी योजनाएं केवल आर्थिक या वित्तीय योजनाएं ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक विकास और समानता की दिशा में ठोस कदम भी है। मुद्रा योजना के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लाभार्थियों की उद्यमिता की बड़ी प्रशंसा की है। सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। मुद्रा योजना को 3 विभागों में बांटा गया है। नंबर 1 शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक। दूसरा किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपये तक। तीसरा तरुण, 5 से 10 लाख रुपये तक। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस योजना में बांटे गए कुल कर्ज में शिशु खातों की हिस्सेदारी 83% है। अगला आलेख है प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के 5 दशक। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के 5 दशक। यह आलेख लिखे हैं सुधीर कुमार, जो एक टिप्पणीकार हैं। राष्ट्रीय पशु के संरक्षण के निमित्त प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर ने इस महीने अपनी सफलता के 50 वर्षों का सफर तय कर लिया। इस परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की थी। इसे धरातल पर उतारने में तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह तथा द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में लोकप्रिय राजस्थान के वन अधिकारी कैलाश सांखला की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। वे क्रमशः प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम परियोजना निदेशक थे। भारत में ऐसी वन्य जीव संरक्षण परियोजना पहले नहीं चलाई गई थी। इस परियोजना की सफलता की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि 1973 में जहां देश में बाघों की संख्या महज 268 थी, वहीं 5 दशक बाद यह संख्या 3000 से अधिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2022 में हुई गिनती के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके अनुसार बाघों की संख्या 3167 है।
उन्होंने इस अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। यह गर्व की बात है कि आज बाघों की कुल वैश्विक संख्या का लगभग 75% हिस्सा भारत में है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बाघों के पर्यावास में कमी लाने वाले कारकों की पहचान कर उस दिशा में सुधार की कोशिश करना तथा आर्थिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाघों की आबादी को संरक्षित करना है। यह परियोजना ऐसे समय में अस्तित्व में आई जब विश्व वन्यजीव कोष बाघों को बचाने के लिए दुनिया भर में 10 लाख डॉलर का कोष संग्रह कर रही थी। उसी क्रम में संस्था के तत्कालीन प्रमुख गाई माउंटफोर्ड ने इंदिरा गांधी से मुलाकात कर बाघों को बचाने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया था। इस सुझाव पर उन्होंने डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसके द्वारा अगस्त 1972 में प्रधानमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की रूपरेखा सामने आई थी। इसके अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए मानव अशांति की सभी रूपों जैसे वनों की कटाई, वनोपज संग्रह, खनन, यातायात और पशु चराई को चरणबद्ध तरीके से रोकने तथा 8 संरक्षित क्षेत्रों के भीतर टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश की गई। सरकार ने पहले 8 और बाद में सुंदरवन को शामिल कर 9 संरक्षित क्षेत्रों को आधिकारिक टाइगर रिजर्व घोषित किया। इनमें जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, वांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मानस टाइगर रिजर्व असम, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा तथा मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र शामिल थे। समय के साथ टाइगर रिजर्वों की संख्या और उनका दायरा भी बढ़ाया गया। देशों में अब तक 54 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। इन आरक्षित क्षेत्रों को सभी मानवीय गतिविधियों से मुक्त रखा जाता है। इसमें पशुओं की चराई और लकड़ी काटने जैसे रोजमर्रा के काम भी प्रतिबंधित होते हैं। वन्यजीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। बाघों की आहार श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में बड़ा योगदान है। बाघों की घटती तादाद को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनी लाल सूची में 1969 में ही बाघ को लुप्तप्राय श्रेणी में सम्मिलित कर उसके संरक्षण के प्रति दुनिया का ध्यान खींचा था। इस दिशा में 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन का भी विशिष्ट महत्व रहा है। उस सम्मेलन में बाघों की बहुलता वाले भारत, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, भूटान सहित 13 देशों ने 2022 तक अपने अपने देश में बाघों की आबादी दोगुनी करने का संकल्प लिया था। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की दिशा में भारत की प्रगति भी उल्लेखनीय रही है। वर्ष 2018 तक भारत इस लक्ष्य को पाने में 74% तक सफल रहा था। वर्ष 2010 में भारत में 1706 बाघ थे। वर्ष 2014 में यह संख्या 2226 हो गई। अब हमारे देश में 3167 बाघ हैं। देश में बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के बाद देश में बाघों की संरक्षण की गति बढ़ी है। वर्ष 2006
की तुलना में 2018 में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई थी। उत्तर प्रदेश स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 4 साल के भीतर बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 65 होने की खबर उत्साहित करती है। ऐसी कोशिशों से ही राष्ट्रीय पशु का अस्तित्व बचाने में कामयाबी मिल पाएगी। बाघों का संरक्षण वास्तव में प्रकृति का संरक्षण करना है। बाघ जंगल के रक्षा कवच का काम करते हैं। उनके रहने से जंगलों की सुरक्षा होती है, जिससे हमें ऑक्सीजन, भोजन और दवाएं आदि अनवरत प्राप्त होते हैं। वनोन्मूलन, पर्यावरण विखंडन, जलवायु परिवर्तन, शिकार और जंगलों में प्रवेश करती भौतिक विकास की प्रक्रिया ने बाघों का अस्तित्व खतरे में डाला है। अतः राष्ट्रीय पशु की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर गंभीर होने की आवश्यकता है। अगला विषय है चुनाव आने वाला है जी। चुनाव आने वाला है जी। यह आलेख है आलोक पुराणिक, जो एक व्यंकर है। रैलियां चल निकली हैं, रैलियां चल निकली हैं, थैलियां भी चल निकली हैं। भयंकर गर्मी और सूखे में भी वह मुझे बाढ़ से बचाने के लिए नाव लाया है, यानी चुनाव आया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ रैली, वहाँ थैली, इधर कॉम्बिनेशन, वहाँ गठबंधन। कौन कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, सवाल बवाल धमाल, किसका कम है, किसका ज़्यादा भाव है। जी चुनाव है, विकट कन्फ्यूजन मचा हुआ है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के विरोधी हैं, पर बंगाल में दोनों साथ हैं। दिल्ली में कौन किसके साथ है कुछ नहीं पता। गुजरात में केजरीवाल ने कांग्रेस की दुकान उखाड़ दी। महाराष्ट्र में भाजपा ने उद्धव ठाकरे की धूल झाड़ दी। यूं ये साथ भी हो सकते हैं, यूं ये विरोधी भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे का अभी भाजपा के प्रति नरमी का भाव है। जी चुनाव है। केजरीवाल भाजपा को पीटने निकलते हैं और पिटाई कांग्रेस की हो जाती है। कहीं पर निगाहें लगाकर निशाना कहीं लगा देते हैं। केजरीवाल कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करती है तो कभी शरद पवार रूठ जाते हैं, कभी संजय राउत नाराज हो जाते हैं, कभी केजरीवाल भाव दिखाते हैं। विपक्ष से अगला प्रधानमंत्री कौन, यह सवाल दरअसल एकता वाला नहीं, फूट डालने वाला है। किसी को जेल, किसी को बेल हो रही है, किसी का किसी से मेल हो रहा है। जी अजब खेल हो रहा है, बदले राजनीतिक मौसम का प्रभाव है। जी चुनाव है जी। पब्लिक की कुछ ना समझ में आ रहा है। वैसे समझ भी लेती तो क्या कर लेगी। भाजपा और ठाकरे को साथ समझकर कई वोटरों ने पिछले चुनाव में वोट दिया था, बदले में आपस में जूता लात किया। पब्लिक समझकर क्या कर लेगी। आप इधर का समझ रहे हैं जिसे, वह तो उधर का है जी। कौन कहाँ का है यह समझना आसान ना है जी, और समझ भी लिया तो भी यह समझ फाइनल थोड़े ही है जी। मुझे समझ में आता है कि कई बार प्याज के भाव आसमान इसलिए छूते हैं कि कारोबारी जमाखोरी पर उतर आते हैं, पर मेरी समझ में भाव तो कम नहीं होते। यही हाल पॉलिटिकल बाजार का है।
मेरी समझ में आता है कि विपक्ष के सारे नेता साथ बैठ जाएं तो मजबूत विपक्ष बन सकता है, पर हर विपक्षी नेता के भाव बहुत ऊपर है। हर बड़ा विपक्षी नेता दूसरे विपक्षी नेता को विपक्षी मानने को तैयार है, पर नेता मानने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल बाजार का हाल स्टॉक एक्सचेंज जैसा है। किसका भाव कब कितना गिर जाए पता नहीं चलता। बस फर्क यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में सब कुछ ओपन होता है, पॉलिटिकल बाजार में नहीं। अगला आलेख है मैक्रा की चीन यात्रा से ठोस परिणाम की उम्मीद। मैक्रा की चीन यात्रा से ठोस परिणाम की उम्मीद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा की बीते सप्ताह चीन यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने में ठोस परिणाम मिलने की उम्मीद है। आपसी राजनीति विश्वास बढ़ाने की भी आस है। बढ़ते आंतरिक और बाहरी हस्तक्षेप तथा तेजी से जटिल व तनावपूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में यूरेशिया महाद्वीप के दो प्रमुख देशों चीन व फ्रांस के लिए राजनीतिक संचार और समन्वय को मजबूत करना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अग्रणी भूमिका निभाना कहीं अधिक आवश्यक है। ध्यान देने योग्य है कि यूरोप और अमेरिका की अनेक शक्तियां मैक्रा के इस यात्रा पर नज़र रख रही है। इनमें से कोई नहीं चाहता कि मैक्रा की चीन यात्रा सफल हो। पश्चिमी शक्तियों में फ्रांस की चीन के साथ अपेक्षाकृत अधिक साझा आधार है। बहुपक्षवाद, मुक्त व्यापार और वैश्विक शासन को लेकर चीन और फ्रांस के बीच एक जैसे हैं, जिसने राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता की है। मतभेदों को दूर करते हुए साझा आधार की तलाश करने के साथ साथ परस्पर लाभप्रद सहयोग का अनुसरण करना चीन फ्रांस आदान प्रदान का प्रमुख विषय है। इससे दोनों देशों के नागरिकों को लाभ पहुंचेगा ही। अन्य पश्चिमी देशों को पता चलेगा कि चीन के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। आज जबकि वैश्विक विभाजन को टकराव बढ़ रहा है, चीन फ्रांस मित्रता का मूल्य नहीं कहीं अधिक है। एक तरह से यह विश्व के प्रति एक उत्तरदायित्व भी है। चीनी लोगों ने बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में फ्रांस द्वारा प्रदर्शित सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र राजनीतिक भावना की हमेशा प्रशंसा की है। फ्रांसीसी कूटनीति की प्रभावशीलता चीन समेत गैर पश्चिमी दुनिया के समानता, मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सह-अस्तित्व का एक नया रास्ता खोजने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। अगला आलेख है अफवाहों से बचें और सतर्क रहें। पिछले दिनों सासाराम व बिहार शरीफ में हुई हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया की भूमिका सामने आई है। व्हाट्सएप पर गलत सूचना फैलाई गई। हालांकि प्रशासन ने बाद में इंटरनेट को बंद कर दिया, लेकिन तब तक मामला आगे निकल चुका था। इसलिए सोशल मीडिया पर आने वाले सूचनाओं पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करें, क्योंकि हिंसा से किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होता। यह सच है कि कुछ राजनीतिक दल इस पर राजनीति करने लगते हैं।
इसलिए नफरत को छोड़कर सामाजिक समरसता बनाने के लिए काम करना चाहिए। इससे सभी को लाभ होगा। अगला विषय है बढ़ने लगा पीने के पानी का संकट। बढ़ने लगा पीने के पानी का संकट। अप्रैल माह में ही जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। इसके कारण पीने के पानी का संकट खड़ा होना शुरू हो गया है। अचानक तापमान में वृद्धि होने से आम लोग हलकान हैं। तालाब में भी पानी है जिसके कारण पशुओं के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। चेवाड़ा प्रखंड की हालत और भी खराब है। हर घर नल का जल ही एकमात्र सहारा है। इस पर ही लोग निर्भर हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से खराब सरकारी चापाकलों की मरम्मत कराने की मांग की है, क्योंकि इन इलाकों में पानी की किल्लत हमेशा से रही है। अगला आलेख है योग से शांति। अनिश्चितता और अराजकता से ग्रस्त संसार में योग बहुत से लोगों के जीवन में शांति और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का एकल बिंदु स्रोत बन गया है। योग द्वारा प्राप्त विभिन्न लाभों से लोग अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। आमतौर पर हर कोई अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए योग करता है। कोई शारीरिक स्वास्थ्य, कोई शांति प्राप्ति, कोई स्वयं नियंत्रण, कोई आंतरिक शक्ति बढ़ाने, तो कोई मौन का अनुभव करने के लिए योग का अभ्यास करता है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण शांति या तन मन की शांति देखा जाए तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन समीक्षा करने पर प्रतीत होता है कि जैसे दोनों चीज़ें एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि शांति का अनुभव तो अमूमन हर कोई कुछ घड़ी के लिए कर लेता है, परंतु मन की सच्ची शांति प्राप्त करना थोड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए असीम धैर्य एवं दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी ने कुछ क्षणों के लिए शांति का आनंद उठाया है। पर क्या ऐसी क्षणिक शांति का अनुभव पर्याप्त है? नहीं। वास्तव में अस्थायी शांति का अनुभव करने के लिए हमारा संपूर्ण ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि चंद घड़ी की शांति तो पल भर में गायब हो जाती है। अतः हमें ध्यान धरना है कि अभ्यास द्वारा अपने भीतर अस्थायी शांति पुंज को विकसित करना चाहिए, जिससे हम निरंतर स्वयं एवं संसार के अंदर शांति का प्रकंपन फैला सकें। अधिकांश लोगों का मन है कि व्यवहारिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के बीच संघर्ष करते हुए हर पल योग ध्यान करने की तकनीक कारगर सिद्ध नहीं होती। ऐसे में हम ऐसा क्यों करें जिससे पहले किए गए ध्यान के माध्यम से प्राप्त शांति को हम संकट के समय पर सही तरीके से उपयोग में ला सकें। इसका सबसे प्रभावी और सरल तरीका है राजयोग में प्रवीणता प्राप्त करना। राजयोग ऐसी पद्धति है जो हमें अपने भीतर छुपे हुए अनादि गुणों से अवगत कराती है। फलस्वरूप हम जीवन में उत्पन्न हो रहे तनाव एवं अशांति के कारणों को जानकर बड़ी सहजता और सरलता से उनका निवारण कर पाते हैं। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।